ओके, फिजिक्स का रिवीजन क्लास शुरू करते हैं। तो फिजिक्स में हमने फर्स्ट चैप्टर कवर अप किया रिवीजन में, इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड पोटेंशियल। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है उसे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर अपना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटर के बारे में है। तो इसे पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में पढ़ा, और फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है उसकी वजह से, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क जो है वो क्या हो सकता है, जैसे एफ डॉट डी आर जो होता है वो वर्क होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क क्या हो गया, एफ डॉट डी आर कोई एक्सटर्नल फोर्स है और उसका डिस्प्लेसमेंट के साथ पाथ इंटीग्रल बोलते हैं इसको, कोई आर से पी यानी कि आर से पी पोजीशन तक, यहाँ से यहाँ तक उसे लेके आए। मान लो ये कोई कैपिटल क्यू चार्ज है, इसके इन्फ्लुएंस में किसी स्मॉल क्यू चार्ज को आर से पी तक लेके आए, तो इस प्रक्रिया में लाने में जो वर्क डन किया जाएगा वो कितना हो जाएगा, कोई हमें एफ एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है वो इस स्मॉल क्यू चार्ज को बाहर की तरफ रिपेल करेगा, इसको अंदर की तरफ लाने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा वो कितना हो गया, डब्ल्यू आर पी इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर हो गया। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा वो तो बाहर की तरफ होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बाहर की तरफ होगा, डिस्प्लेसमेंट अंदर की ओर हो रहा है, तो उसकी वजह से जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो उसके उसके आगे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। तो एफ एक्सटर्नल की जो डायरेक्शन है वो एफ इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके जो डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी, यहाँ पे माइनस लगा दिया। तो अब ये जो वर्क डन है, क्योंकि गुलाम फोर्स जो होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, गुलाम फोर्स हो गया, ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, ये सारे कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स तो वो होते हैं जिसमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, और नॉन कंजर्वेटिव जिसमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। जैसे नॉन कंजर्वेटिव में आ जाते हैं आपके फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, ड्रैग फोर्स, ये सारे नॉन कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। लेकिन जो गुलाम फोर्स है वो क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस की एक खासियत होती है, इनकी एक बहुत अच्छी बात होती है कि इनमें जो भी वर्क डन किया जाता है वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी उसमें क्या हो जाएगा, हमारा वर्क डन स्टोर हो जाएगा इस बार, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो वर्क डन हमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ मिलेगा मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो है इसमें स्टोर हुआ मिल गया। तो ये जो डब्ल्यू आर पी है, जो वर्क डन किया किसी एक्सटर्नल फोर्स ने, वो किस में चेंज हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी मान लो पी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी पी यूपी थी, और आर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी यू आर है, तो इसमें जो चेंज आया पोटेंशियल एनर्जी में वही किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर हो जाएगा। जो एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन करेगा उस वर्क डन के बराबर हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में रखनी होती है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉसिबल नहीं है, केवल डिफरेंस जो होता है पोटेंशियल एनर्जी का, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वही निकाला जा सकता है। तो पी पॉइंट पे और आर पॉइंट पे जो चेंज आया पोटेंशियल एनर्जी में, वही हम क्या कर सकते हैं, केवल कंप्यूट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से डिफाइन कर देंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ओके, तो ये हो जाएगा। है ना, और एब्सोल्यूट वैल्यू पॉसिबल नहीं भी होती तो इसमें यही है, कोई जो रेफरेंशियल वैल्यू है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो चेंज की वैल्यू हमारे सटीक तौर पे मिल जाएगी। अब एक वर्क डन जो है, अगर मान लो इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक लेके आए तो उस केस में चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, यूपी माइनस यू इनफाइनाइट, है ना। पी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी में से जो इनफाइनाइट वाला पॉइंट है, कोई बहुत ज्यादा इनफाइनाइट दूरी का जो पॉइंट है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को रिड्यूस कर देंगे। अब यहाँ पे एक कंसिडरेशन माना जाता है, कन्वीनियंट चॉइस है ये हमारी, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो इन्फिनिटी पर हम जीरो मानते हैं, जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस। और इसका मानने का लॉजिक क्या है, देखो कि भाई कोई कैपिटल क्यू चार्ज यहाँ पे पड़ा है, तो इसका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का इन्फ्लुएंस है वो हर जगह रहेगा। अब ये इन्फ्लुएंस कहाँ खत्म होगा, हम ऐसा कह सकते हैं कि ये इन्फ्लुएंस कहाँ खत्म होगा, इन्फिनिटी पे जाके ये इन्फ्लुएंस क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं ना। क्योंकि इन्फिनिटी पे जाएगा तो उस समय आर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, जैसे फोर्स होता है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आर अगर इन्फिनिटी हो जाए तभी क्या लगेगा, फोर्स जीरो लगेगा दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, है ना। तो यहाँ पे कोई क्यू पॉइंट है और इस क्यू पॉइंट से कोई इन्फिनिटी पे कोई दूसरा स्मॉल क्यू पॉइंट अगर रखा हुआ है, हाँ 10-10 का है,
अच्छा उन्होंने 10-10 का टाइम। वैसे हमेशा इस टाइम पे आ जाते हैं, वो कल भी इस टाइम पे आ गए थे। अच्छा कोई नहीं अपन देखते हैं। तो इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, उस कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से फोर्स जीरो होगा, तो इन्फिनिटी पे टी पे क्या हो रहा है, उस चार्ज का इन्फ्लुएंस खत्म हो रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि इन्फिनिटी पे अपन पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान सकते हैं। तो इनफाइनाइट पे कन्वीनियंटली पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना गया है, ये कोई एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट नहीं है ना। तो यूपी माइनस इन्फिनिटी बराबर यूपी ले लिया, तो किसी पी पॉइंट पे एब्सोल्यूट कोई पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो उसको अगर डिफाइन करना हो कि किसी पी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है किसी चार्ज पार्टिकल की, तो उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि उसको इन्फिनिटी से उस पी पॉइंट तक लाने में, किसी दूसरे चार्ज के इन्फ्लुएंस में लाने में जो वर्क डन किया जाता है उसके बराबर हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। ये तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की पहले तो, है ना। वर्क डन से पोटेंशियल एनर्जी आई, पोटेंशियल एनर्जी से हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है कि अगर हम यही काम, पोटेंशियल एनर्जी वाला काम, अगर टेस्ट चार्ज कोई यूनिट ले लें, है ना, कोई इकाई ले लें, तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है वो चेंज इन पोटेंशियल के बराबर हो जाता है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज डिवाइडेड बाय चार्ज, ये किसके बराबर हो जाता है, चेंज इन पोटेंशियल के बराबर हो जाता है ना। तो डेल्टा यू अपॉन क्यू क्या हो जाता है, चेंज इन पोटेंशियल। तो इस तरह से एक पोटेंशियल वर्ड डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल फिनोमेना डिफाइन करते हैं। ये पोटेंशियल वर्ड क्या है, जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड को डिफाइन किया था, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू क्या टेस्ट चार्ज पे डिपेंड कर रही थी, नहीं कर रही थी ना। टेस्ट चार्ज को कैंसिल आउट हो जाता था, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर में जो टेस्ट चार्ज था उसको उसमें अपन Q का डिवाइड करेंगे, वो तो कैंसिल आउट हो जाता था। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला जो मिला था वो टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट था, वो केवल जो सोर्स चार्ज है उसी पे डिपेंड कर रहा था। तो इसी तरह से यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, टेस्ट चार्ज पे डिपेंड करता है। तो हमें एक ऐसी वैल्यू डिराइव करनी है, ऐसी वैल्यू डिफाइन करनी है जो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड ना करे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। आई बात समझ में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफाइन करने का ये कारण होता है। आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इसको डिफाइन करेंगे तो Q बराबर 1 अगर होगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल दोनों सेम हो जाएंगे। तो इसको डिफाइन करते हैं कि वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन किया जाता है वो क्या होता है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है उस पॉइंट पर। सर ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है, जैसे कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो वो तो या तो अपोजिट डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में वो तो फोर्स लगाता है, हाँ। फ्रिक्शन वो अपोज करता है, वैसे ये इसका फंक्शन क्या है। इसका देखो फंक्शन क्या है, ये पोटेंशियल यानी कि एबिलिटी टू वर्क। उस पॉइंट पे कोई हमारा जो सोर्स चार्ज है ना, उस सोर्स चार्ज की उस पॉइंट पे अगर मान लो कोई टेस्ट चार्ज लेके आए, तो उस टेस्ट चार्ज को लाने में जो एबिलिटी है वर्क डन करने की वो है। जैसे अपन वहां तक लेके आएंगे तो Q इंटू वी होएगा, Q इंटू वी चार्ज में पोटेंशियल का मल्टीप्लाई करते हैं वर्क डन आ जाता है। तो ये क्या शो करता है कि वर्क डन कितना हो सकता है, पोटेंशियल किसी की वैल्यूज देती है कि उस पर्टिकुलर पोजीशन तक लाने के लिए कितना वर्क डन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, उस पोटेंशियल को शो करता है। इसलिए इसको पोटेंशियल बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, ये भी ध्यान में रखना है। क्यों, क्योंकि ये वर्क से है, वर्क स्केलर है, पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर होती है, तो उससे डिफाइन किया है पोटेंशियल को। तो पोटेंशियल भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, आई बात समझ में। अब पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज, कोई कैपिटल क्यू चार्ज है, उसके लिए हमें पोटेंशियल को डिफाइन करना है। तो किसी पी पॉइंट पे हम इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आएंगे, तो वही वर्क डन की वैल्यू निकालनी है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/r² है, तो इन्फिनिटी से r तक का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, पहले तो छोटा सा फोर्स ले लेंगे, F.dr कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, और फिर उसमें उस चार्ज टेस्ट चार्ज का डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, KQ/r आ जाएगा। किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी r डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी, KQ/r। ओके, ये हो जाएगा।
ये क्वेश्चन। और पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव होता है। तो पोटेंशियल में पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज हो सकती है ना। वो क्या इंडिकेट करेगी कि चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव वाले की वजह से या नेगेटिव वाले की वजह से। ग्राफ क्या था सर? ग्राफ ये इलेक्ट्रिकल फील्ड और पोटेंशियल में जो वेरिएशन है उसका है। पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो तो 1/r के फंक्शन से डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की 1/r² के फंक्शन से डिक्रीज होती है। तो ये है वैल्यूज। ओके। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डाइपोल। तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, आपको क्या करना है, जैसे ये डाइपोल है, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है, टू वे डिस्टेंस है, सेंटर से किसी थीटा एंगल पे पी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ से r1 डिस्टेंस पे, तो ये इसने तो दे दिया के क्यू अपॉन r1, ये दे देगा माइनस में के क्यू अपॉन r1। तो इसका जो डिफरेंस हो जाएगा, के कॉमन ले लिया तो q1 अपॉन r1 माइनस q2 अपॉन r2 से पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब r1 और r2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ज्योमेट्री के फॉर्मूले होते हैं। r1 स्क्वायर को लिख सकते हैं हम r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। ओके। और r2 स्क्वायर को ले सकते हैं अपन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा। ये r1 और r2 की वैल्यूज है, इस तरह से हम ले सकते हैं। ये cos थीटा के फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में यूज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में यूज होते हैं। मैथ्स वाले तो काफी डिटेल में पढ़ते हैं इस चीज को, तो ये ध्यान में रखना है। अब r1 और r2 में से r स्क्वायर कॉमन ले लिया, r स्क्वायर कॉमन लेके a अपॉन r स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान लिया, और ये r1 स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई और r2 स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। r1 स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन r, r2 स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस 2a cos थीटा अपॉन r, और r स्क्वायर मल्टीप्लाई में इनका इनवर्स लिया 1 अपॉन r1 1 अपॉन r1। तो यहाँ पे फिर माइनस में 1/2 बाहर आया, जो पॉलिनोमियल वाला अप्रोक्सीमेशन होता है ना, 1 प्लस a की पावर n, तो 1 प्लस एन ए, या फिर 1 प्लस एक्स की पावर n होता है 1 प्लस एन एक्स। तो ये पॉलिनोमियल वाला लगा दिया फीचर। तो यहाँ से फाइनली हमारे पास क्या आया, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आ जाता है। ये फॉर्मूला आ जाता है पोटेंशियल का। ठीक है। और P cos थीटा है तो इसको अपन P डॉट आर कैप भी लिख सकते हैं। cos थीटा तो कोई डॉट प्रोडक्ट होगा, क्योंकि P जो है डायपोल मोमेंट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। ठीक है। तो ये आ जाएगा किसी थीटा एंगल पर सेंटर से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू के P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, आई बात समझ में। और पोटेंशियल जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है। अब देखो थीटा कॉस थीटा है, कॉस थीटा 0 से 90 डिग्री अगर हो तब तो क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन 90 से 180 के बीच में हो तो नेगेटिव होता है कॉस की वैल्यू। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन होगा, इस पूरे रीजन में पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, 90 से ज़्यादा होने लगेगा। ये थीटा है ना, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से 90 से ज़्यादा होने लगेगी। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इधर तो पॉजिटिव पोटेंशियल और इधर नेगेटिव पोटेंशियल रहेगा। आई बात समझ में। और ये जो लाइन होती है, इस लाइन पे पोटेंशियल क्या रहता है, 0 रहता है ना। हाँ, 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये क्या कहलाती है, 0 पोटेंशियल वाला लाइन कहलाएगी। इस पॉइंट पे या इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो लंब है, जो अर्ध विभाजित कर रहा है इस लाइन को, उस लाइन पे क्या होगा, पोटेंशियल 0 होगा। ओके, आई बात समझे। तो ये सारे पॉइंट्स है ऐसे, यही सारे पॉइंट है इस डायपोल मोमेंट को लेके। तो नेक्स्ट है पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो वही है, प्लस की वजह से प्लस, माइनस की वजह से माइनस, और उनको सबको ऐड कर दो। सिंपल एडिशन है, कोई वेक्टर वगैरह नहीं है, तो सिंपल एडिशन करके आप नेट पोटेंशियल निकाल सकते हो, है ना। प्लस का प्लस, माइनस का माइनस, बस। ओके, ये हो गया। जैसे ये दो चार्ज का क्वेश्चन है, कोई इस पी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है, या फिर इनके बीच में कोई पॉइंट ऐसा बताओ जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो सकती है, तो इस x की वैल्यू 0 के लिए क्वेश्चन है ना, तो x की वैल्यू निकालनी है 0 के लिए। ओके। और कोई पॉजिटिव चार्ज से जब दूर जाते हैं तो पोटेंशियल कम होता है, और कोई नेगेटिव चार्ज से जब दूर जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है ना।
यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन की डायरेक्शन में जाते हो तो पोटेंशियल गिरता है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड की लाइन के अपोजिट जाते हो तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, सॉरी इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन के डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, घटता है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ता है ना। ये चीजें, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी सरफेस होती है जिस सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, सेम हो, इक्वल हो, तो वो सरफेस क्या कहलाती है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे पॉजिटिव कोई क्यू चार्ज है तो इससे कोई r डिस्टेंस पे बनने वाले जितने भी स्फेरिकल सेल्स होएगी, ऐसे 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 ये सारी क्या शो करेगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस शो करेगी, करेगी ना, क्योंकि के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, तो कोई r डिस्टेंस, मान लो 10 मीटर का एक स्फेयर एज्यूम करें, कोई इमेजिनरी स्फेयर है, तो उस स्फेयर का हर एक पॉइंट पे क्या होगा? पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी बनेगी? इसमें स्फेरिकल शेप की बनेगी, पॉइंट चार्ज की वजह से। अगर मान लो लाइन चार्ज हो तो लाइन चार्ज की वजह से कैसे बनती है? सिलेंड्रिकल शेप की बनेगी। और अगर कोई शीट पे चार्ज हो तो शीट पे चार्ज हो तो रेक्टेंगुलर प्लेनर शेप के इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी। और इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिकल फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस दोनों एक दूसरे के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। आई बात समझ में? और देखो, जैसे अगर मेटल शीट की बात करें, मेटल शीट होती है ना, कोई मेटल होता है तो मेटल के ऊपर जो मेटल की सरफेस होगी हमेशा वो क्या होती है? इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। क्यों? क्योंकि चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तब तक मूव करेंगे जब तक सारा पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हो जाए। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जब तक रहता है, जैसे कोई वायर है तो कोई वायर के दो टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस जब तक रहता है तब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। अब कोई मेटल की शीट ले लें या मेटल का कोई सरफेस ले लें, तो उसमें मान लो हमने एक पोर्शन पे हमने कोई चार्ज दिया, और वो चार्ज बहता रहेगा बहता रहेगा बहता रहेगा। कब तक बहता रहेगा? जब तक सारा पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हो जाए। तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस उस मेटल की सरफेस पे क्या रहेगा? जीरो। तो उस मेटल की सरफेस हमेशा क्या होगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी ना। कोई भी मेटल की सरफेस हमेशा क्या होती है? इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। उसके हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो सेम होती है। ये उसके शेप और उस पर डिपेंड नहीं करता। अब देखो, मेटल पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जो है हमेशा एंटर करेगी या उससे एग्जिट करेगी ना, तो कैसे करेगी? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करेगी। ये भी पॉइंट समझ में आता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है। तो मेटल सरफेस से मान लो आप कोई स्फेयर रख दो, उस स्फेयर पे अगर आप बाहर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन उस स्फेयर को अगर क्रॉस करना चाहेगी, उस स्फेयर पे एंटर होएगी, तो सरफेस पे क्या होगा? उसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। आई बात समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन होता है। अब नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में रिलेशन। तो हमने मान लो ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस V है, फिर आगे बढ़े तो V प्लस डेल्टा V हो गया। इस डायरेक्शन इलेक्ट्रिकल फील्ड E है, दोनों के बीच की डिस्टेंस डेल्टा L है। तो यहाँ पे E डॉट डेल्टा L की जो वैल्यू है वो हो जाएगी V माइनस V प्लस डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगी। तो E का वैल्यू क्या हो गया? माइनस में डेल्टा V अपॉन DL। तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन आ जाता है। या फिर डेल्टा V की वैल्यू हो जाती है माइनस में E डॉट dr, इंटीग्रेशन। ठीक है। तो पोटेंशियल का तो आप डिफरेंशिएशन करके इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल सकते हो, और इलेक्ट्रिकल फील्ड का इंटीग्रेशन करके आप पोटेंशियल निकाल सकते हो। और यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन होता है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो ऐसे क्वांटिटी जिसमें एक वेक्टर हो एक स्केलर हो और हमें स्केलर क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करके वेक्टर क्वांटिटी क्रिएट करनी है, तो उस केस में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। जैसे पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में भी रिलेशन ऐसे ही आता है, हम पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, ना कि एक्चुअल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि एक्स के रिलेटिव में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो, उसको आई कैप दे दो, वाई के रिलेटिव में पार्शियल डिफरेंशिएशन जे कैप दे दो, जेड के रिलेटिव में पार्शियल डिफरेंशिएशन के कैप दे दो। तो कोई स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर क्वांटिटी लाना है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाता है, इसलिए ये डेल्टा पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल यूज किया गया है। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, वही बात, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम निकालनी है तो सारी सिस्टम की एनर्जी को आप ऐड करते जाइए। जैसे ये दो चार्ज पार्टिकल है जो r12 डिस्टेंस पे है, तो इनके बीच ये सिस्टम जो है इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा
कि इस Q1 को यहाँ तक लाने में और Q2 दोनों को यहाँ तक लाने में जो किया गया वर्क डन होगा वही क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मान लो Q1 को यहाँ पे लाए, तो Q1 को यहाँ पे लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि Q1 के पहले कोई चार्ज है ही नहीं। तो Yes, sir. अब Q1 को ले आए, फिर Q2 को फिर लेके आते हैं, है ना, स्टेप बाय स्टेप सोचना होता है कि Q1 को ले आए फिर Q2 को लाए, Q2 को अब इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में वर्क डन क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी है उसी के बराबर हो जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R हो जाएगा। ठीक है, और यही पोटेंशियल से भी, इससे पोटेंशियल निकाल सकते हैं, कोई सिस्टम का पोटेंशियल निकाल सकते हो, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। ओके, तो ये हो जाएगा पूरा। ठीक है, ये पोटेंशियल तीन का सिस्टम अगर है तो तीन का कॉम्बिनेशन बन जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R, K Q1 Q3 अपॉन R, K Q2 Q1 अपॉन R, है ना। तीन का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, तीन है तो दो है तो दो का कॉम्बिनेशन बनेगा, चार है तो एक एक दो तीन चार, देखो एक कॉम्बिनेशन ये दो तीन चार पाँच छः, छः कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ठीक है, तो छः कॉम्बिनेशन से आपको नेट पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। ओके, नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड। कोई एक्सटर्नल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वही Q इंटू वी। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, इससे वर्क डन भी आएगा, इसी से पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड। कोई एक्सटर्नल फील्ड में दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, एक तो उस सिस्टम की खुद की पोटेंशियल एनर्जी खुद के होने की वजह से ये, और दूसरी क्या हो जाएगी कि उस एक चार्ज को उस दूसरा जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है उसके इन्फ्लुएंस में लाने में जो वर्क डन किया जाएगा वो। तो यहाँ पे नेट अगर देखें तो Q1 को एक्सटर्नल पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस में लाने में वर्क डन, प्लस Q2 को एक्सटर्नल पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस में लाने में वर्क डन, प्लस क्या हो जाएगा, उस सिस्टम का खुद का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। आई बात समझ में? Sir, वापस repeat कोई दो चार्ज है Q1 और Q2, उनको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड के इन्फ्लुएंस में कोई R1 R2 डिस्टेंस पे लाना है, R12 डिस्टेंस पे लाना है, तो इसको एक्सटर्नल फील्ड के रिलेटिव में लेके आए तो वर्क डन कितना, Q1 इंटू वी। Q2 को यहाँ पे लाए तो वर्क डन कितना, Q2 इंटू वी। अब दोनों को यहाँ पे रखा, तब रखने के लिए इन दोनों में भी तो कोई एक ना कोई रिपल्शन होगा, तो उसमें भी कुछ वर्क डन होगा, वो कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R। तो ये तीन यहाँ पे वर्क डन करने पड़ेंगे इस सिस्टम को क्रिएट करने के लिए। आई बात समझ में? तो यही बात हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन ए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो डायपोल के लिए टॉर्क बराबर P क्रॉस E होता है। अगर हम डायपोल को किसी थीटा एंगल से रोटेट कर देते हैं तो वर्क डन आ जाता है PE cos थीटा नॉट माइनस cos थीटा 1 cos π/2 से, अब यहाँ पे एक एंगल π/2 से ये वाला लेके यहाँ तक ले लेते हैं, है ना, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरफ है, तो थीटा 90 डिग्री से कोई जनरल थीटा तक हम पोटेंशियल निकाल दें तो क्या आता है, माइनस में P डॉट E आ जाता है। ठीक है, ये पोटेंशियल की वैल्यू आती है किसी डायपोल के लिए। ओके, माइनस में P डॉट E। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स में मैंने अभी जैसे पॉइंट बताए कि एक कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होता है। ये क्यों होता है, सरफेस पे चला जाता है, क्यों चला जाता है, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कर सके। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कर सकें। देखो होता क्या है कि रिपल्सन होता है, ये मिनिमम रिपल्सन। जब कोई कंडक्टर के अंदर हम चार्ज भेजेंगे तो चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, लेकिन कम डिस्टेंस होगी तो उनके बीच रिपल्सन ज्यादा। अब रिपल्सन को मिनिमाइज करना है और पोटेंशियल को भी मिनिमम करना है उनके बीच का, पोटेंशियल एनर्जी को भी। तो पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम जो होती है तब भी क्या होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा आती है। तो चार्ज क्या करते हैं, अपने एक दूसरे से ज्यादा से ज्यादा दूर जाने की कोशिश करते हैं, वो सारे अंदर से चल के आते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कि उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कम से कम पॉसिबल हो। तो इस वजह से कंडक्टर के अंदर चार्ज ठहरेगा नहीं, चार्ज ठहरेगा नहीं, वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो गया, एक तरह से जीरो हो गया। इसी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है,
इन स्टैटिक सिचुएशन, स्टैटिक की बात हो रही है ना। स्टैटिक मींस पहले भेज सकते हो आप, लेकिन वो चल के बाहर आ जाएगा। और एक इक्विलिब्रियम जब अटेन हो जाए ना स्टैटिक कंडीशन, तो द फ्री चार्जेस हैव सो डिस्ट्रीब्यूटेड देमसेल्फ दैट द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड। ठीक है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कि जीरो अंदर रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट है एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एनी पॉइंट। तो जो सरफेस होती है उस सरफेस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, ये बात अभी समझाई मैंने। The interior of a conductor can have no excess charge in the static situation. स्टैटिक सिचुएशन वही इक्विलिब्रियम आ गया, तो उस केस में अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं स्टे करेगा, वो सारा का सारा सरफेस पे आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड हैज अ सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर जीरो है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा, क्योंकि E बराबर क्या, माइनस में dV अपॉन dr। तो V को कांस्टेंट है तभी डिफरेंशिएट करेगा तो क्या आ गया, जीरो आ गया। तो पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। तो अंदर कांस्टेंट है तो सरफेस के बराबर ही होना चाहिए फिर तो सरफेस के और अंदर हमेशा पोटेंशियल क्या होता है, बराबर होता है। और कोई सरफेस है, कोई चार्ज सरफेस है, उसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है कंडक्टर के, वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ से डेरिवेशन आता है। कोई छोटा सा आपने लिया एक कोई चार्ज, तो E डॉट डेल्टा एस, ये गाउस लॉ होता है, E डॉट डेल्टा एस, ये फ्लक्स हो गए, फ्लक्स बराबर क्या हो गया, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गाउस लॉ फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। तो E डॉट डेल्टा एस ये तो हो गया फ्लक्स, उस छोटे से डेल्टा एस टुकड़े से निकलने वाला फ्लक्स, और सिग्मा डेल्टा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू इनक्लोज्ड हो गया, ये एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो ये टोटल फ्लक्स हो गया, ये भी फ्लक्स। तो इससे E की वैल्यू क्या हो जाती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान में रखना, जो फर्स्ट चैप्टर में सीट थी वो नॉन कंडक्टर थी, नॉन कंडक्टर से आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसमें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है कि मान लो कोई अपन मेटलिक कैविटी, मेटल का एक कैविटी क्रिएट कर दें, तो उसके अंदर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होगा, तो हमने क्या कर लिया, एक तरह से चार्ज को प्रोटेक्ट कर लिया। चार्ज को प्रोटेक्ट किया जा सकता है इस तरह के फिनोमिना से। आई बात समझ में? यहाँ पे अंदर मान लो कोई मेटल के अंदर कोई कैविटी क्रिएट कर दें, कोई मेटल का एक शेल ले लें और उसके अंदर खाली जगह क्रिएट कर दें, और उसके अंदर कोई चार्ज रखते हैं, तो ये चार्ज हमेशा क्या रहेगा, बाहर के किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड से फ्री रहेगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है सर फ्री से जैसे ये कोई चार्ज सेल है, कंडक्टर सेल है मेटल का, हाँ ये रूम मान लो। तो इस रूम में अगर मेटल की दीवार है, तो यहाँ पे कोई भी चार्ज पड़ा रहेगा ना, तो चार्ज को कभी भी दुनिया का कोई भी एक्सटर्नल फील्ड जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। हाँ नहीं होगा, सेफ रहेंगे बिल्कुल। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। तो डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, कोई मीडियम होता है ना, तो मीडियम को ही डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं वैसे तो। ठीक है, तो डाई इलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन क्या होता है, कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो पोलर या नॉन पोलर है, एक्सटर्नल फील्ड की इन्फ्लुएंस में उनमें पोलराइजेशन आ जाता है। तो जिस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिकल फील्ड आ रहा है उधर तो नेगेटिव, और जिस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उधर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो डाई इलेक्ट्रिक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो कैसा बन जाता है, अपोजिट नेचर का एक इलेक्ट्रिकल फील्ड बनता है, जिसको ई इंड्यूस भी बोल सकते हैं। कंडक्टर के केस में ये इंड्यूस इतना भयंकर हो जाता है कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड के बराबर ही हो जाता है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके कंडक्टर के अंदर क्या हो जाता है, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो हो जाता है। लेकिन डाई इलेक्ट्रिक जो होता है, बाहर की साइड तो क्यों जीरो करेगा, बाहर तो रहेगा। हाँ ना, इधर साइड भी रहेगा और उधर साइड भी रहेगा, है ना। इवन जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो कंडक्टर के अंदर है, लेकिन कंडक्टर का खुद का भी जो इंड्यूस इलेक्ट्रिकल फील्ड है, दोनों के इन्फ्लुएंस से क्या हुआ है, जीरो है। दोनों का जो रिजल्टेंट है उसने जीरो किया है ना। जैसे मैं, ये कुछ ऐसा है कि एक ट्रक है, ट्रक को आगे से भी धक्का दे रहे हैं, पीछे से भी धक्का दे रहे हैं, या तो ट्रक को धक्का ही नहीं दे रहे, ट्रक खड़ा है, ट्रक को आगे और पीछे दोनों से धक्का दे रहे तो भी खड़ा है। तो पहला केस और दूसरा केस दोनों अलग है। पहले केस में प्रेशर नहीं है, दूसरे केस में प्रेशर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर तो है, यानी कि इधर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इधर भी इलेक्ट्रो, दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं। ये एक डिफरेंट केस हो गया जीरो होने का। तो बाहर इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, बाहर इलेक्ट्रिकल फील्ड रहेगा। ठीक है,
तो लेकिन डाइलेक्ट्रिक जो है वो कंडक्टर की तरह इतना ज्यादा पोलराइजेशन नहीं होता इनमें, तो इससे इंड्यूस जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो जो एक्चुअल इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसकी वैल्यू में कुछ कमी कर देगा, है ना, लेकिन जीरो नहीं कर पाएगा। ठीक है, और इसमें जो पोलराइजेशन है उसको P से डिनोट करते हैं, तो इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू काई इंटू ई, काई यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं इसको काई को। ओके, तो यहाँ पे कई सारे ये फॉर्मूले भी आते हैं। मेन जो है डाइलेक्ट्रिक का कंसेप्ट यही है, इंड्यूस इलेक्ट्रिकल फील्ड हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, उस वजह से जो एक्शन इलेक्ट्रिकल फील्ड उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है उसके अंदर, है ना। उससे होगा क्या, उससे उस चार्ज को जो स्टोर करने की एबिलिटी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है अगर अपन आगे पढ़ेंगे कैपेसिटर्स में। ठीक है, तो अभी तो आधा और बाकी है, तो मेरे ख्याल से आज इतना ही रख पाएंगे क्योंकि बड़ा चैप्टर है ये। तो अभी आज इतने ही रखते हैं और बाकी का रिवीजन अपन कल करेंगे। मैं यहाँ तक का ही टेस्ट लूंगा, ठीक है, जो कल टेस्ट लूंगा मैं यहाँ तक कर लूंगा और कल इसका आधे वाले पार्ट को दोबारा करा दूंगा। ठीक है, अभी के लिए